अक्सर कातिल कत्ल करने के लिए बंदूक, चाकू या फिर गला दबाकर या गोली मारकर, चाकू से वार कर न जाने किन किन साधनों से कातिल कत्ल कर देता है। परंतु अक्सर कर जब पुलिस की जांच होती है तो कातिल बॉडी पर कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। लेकिन आज जिस केस की चर्चा इस वीडियो में होगी उसमें न बंदूक की गोली चली, न ही कोई चाकू से वार किया और न ही गला दबाया और ना ही किसी प्रकार के लाशों के टुकड़े हुए और ना ही खून बहा। फिर भी 6 कत्ल हुए। एक कातिल ने 6 लोगों को बड़ी बेरहमी और निर्ममता से हत्या कर दी। कातिल इतना शातिर था कि कत्ल करने के बाद उसके चेहरे पर एक बार भी डर की झलक नहीं दिखी। इस कहानी की पटकथा कातिल ने 2002 से पहले ही लिख दी थी, लेकिन हम इस कहानी की शुरुआत 2011 से करेंगे, क्योंकि 2011 के कत्ल में पहली बार कातिल के खिलाफ एक सबूत मिला था। दरअसल ये घटना केरल के जिला कोझिकोड के गांव कुदुथाई की है। इस गांव में थॉमस परिवार रहता था। थॉमस परिवार की उस इलाके में मालदार इज्जतदार परिवारों में नाम शुमार था। परिवार की अच्छी खासी इनकम थी। दोपहर का समय होता है। रॉय थॉमस और उसकी पत्नी जोली थॉमस दोनों घर पर अकेले थे, क्योंकि आज जोली अपने कॉलेज नहीं गई थी। वे NIT कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करती थी। उनकी नौकरानी दोपहर बाद आने वाली थी। रॉय थॉमस अपनी पत्नी जोली थॉमस से सूप बनाने के लिए कहता है, क्योंकि रॉय थॉमस आज बहुत उदास था। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी और वह गुमसुम सा बैठा था। तभी जोली सूप लेकर आती है और कहती है कि उसे पड़ोसी के यहाँ काम है, तुम सूप पी लेना। जोली सूप को टेबल पर रखकर अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। कुछ देर बाद रॉय सूप पीता है। जैसे ही वह पूरा सूप पीता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उल्टियाँ आने लगती हैं। तबीयत बिगड़ने की वजह से वह बाथरूम की तरफ दौड़ता है और बाथरूम में बेहोश होकर गिर जाता है। जोली थॉमस जब घर वापस आती है तो अपने पति को बाथरूम में बेहोश देखती है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। जोली जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी दरवाजे को तोड़कर रॉय को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा। खबर सुनकर परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद रॉय दम तोड़ देता है। उसकी मौत हो जाती है। जब रॉय का अंकल मैथ्यू उसकी लाश को देखता है तो उसकी नज़र उसके गर्दन पर पड़े एक नीले निशान पर जाती है। मैथ्यू डॉक्टर से उस नीले निशान के बारे में पूछता है और कहता है कि बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, पर परिवार वालों ने मैथ्यू को बार बार समझाया कि यह एक प्राकृतिक मौत है। रॉय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मैथ्यू की जिद के आगे परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। मैथ्यू के कहने पर डॉक्टर द्वारा रॉय की लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद लाश को दफना दिया जाता है। कुछ दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट आती है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि रॉय की बॉडी में पॉइजन के ट्रेस मिले हैं, परंतु डॉक्टरों ने यह नहीं बताया कि यह जहर कौन सा था और कितनी मात्रा में दिया गया था। खुद ने लिया था या किसी ने दिया था। जैसे ही थॉमस परिवार को जहर की बात पता चलती है, वे पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। केरल की कोझिकोड पुलिस रॉय थॉमस की मौत की इंक्वायरी करती है। परिवार वालों ने बताया कि 2002 में अनम्मा थॉमस, जो कि रॉय की मां थी, उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। मां की मौत का रॉय पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने सारे काम धंधे और ऑफिस जाना बंद कर दिया। वह दिन भर गुमसुम सा बैठा रहता, ना किसी से बात करता और परेशान रहता। इसी तरह से रॉय की जिंदगी गुजर रही थी। परिवार वालों ने बहुत समझाने पर कुछ समय बाद रॉय धीरे धीरे ठीक होने लगा, परंतु थॉमस परिवार पर किसी की बुरी नजर पड़ी थी। 2008 में पिता टॉम थॉमस की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। जॉय फिर से टूट गया और दिन भर शराब पीने लगा और अपनी जिंदगी शराब में डुबो दी। पुलिस परिवार के लोगों के बारे में जांच करती है, परंतु पुलिस का हाथ कोई सबूत नहीं लगा। पुलिस को रॉय की बीवी जोली पर शक था, कहीं जोली का कोई एक्सटर्नल अफेयर तो नहीं है। जब पुलिस पत्नी जोली थॉमस के बारे में इंक्वायर करती है तो पुलिस को आसपास के लोगों ने बताया कि जोली एक बहुत अच्छी और शांत स्वभाव वाली औरत है। वे थॉमस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ख्याल रखती है। उसके बाद पुलिस नौकरानी से पूछताछ करती है, परंतु नौकरानी ने भी जोली के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं बताई। पुलिस रॉय की बॉडी में मिले पॉइजन की दिशा में काम करती है और अपने खबरियों को काम पर लगाती है, परंतु वहां से भी पुलिस का हाथ कुछ नहीं लगा। डॉक्टरों की आधी अधूरी रिपोर्ट और पुलिस को कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस इस केस को आत्महत्या मानकर बंद कर देती है। परंतु मैथ्यू इस बात से बार बार इनकार कर रहा था कि रॉय ने आत्महत्या नहीं की।
मैथ्यू कहता है कि वे रॉय को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वे कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। हाँ, उसे अपने माता पिता का मौत का बहुत दुख हुआ था और इस दुख में वे शराब भी पीने लग गया, पर आत्महत्या नहीं कर सकता। मैथ्यू पुलिस के बड़े अफसरों के पास भी गया, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। पुलिस ने अपनी आधी अधूरी जांच पड़ताल के बाद इस केस को बंद कर दिया। कई साल गुजर जाते हैं। करीब 3 साल बाद 2014 की एक सुबह मैथ्यू की रहस्यमय तरीके से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद मौतों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। साल 2014 में मैथ्यू की नवासी अल्पाइन की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। फिर 2016 में अचानक अल्पाइन की माँ फिली बेचैन होती है, अचानक उसकी भी मौत हो जाती है। यह इस घर की छठी मौत थी। कुछ दिन और बीत जाते हैं। साल 2017 में जोली ने अल्पाइन के पिता और फिली के पति साजू से शादी कर ली। ये बात जब अमेरिका में रह रहे रोजर थॉमस को पता चला, एक तो उसे पहले ही जोली पर शक था। उसे लगता था कि जोली ने प्रॉपर्टी की वसीयत में कोई न कोई गड़बड़ की है। दूसरा, उसने साजू से शादी करके उसके शक को और पुख्ता कर दिया। रोजर थॉमस अमेरिका से वापस हिंदुस्तान आ जाता और प्रॉपर्टी को लेकर वो जोली थॉमस के खिलाफ कई लोकल थानों में कंप्लेंट करवाने की कोशिश करता है, परंतु लोकल थाना अधिकारियों ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसीलिए वे केरल के एक बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि थॉमस परिवार की प्रतिष्ठा उस इलाके में बहुत अच्छी थी। और दूसरा, रोजर थॉमस NRI। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है और क्राइम ब्रांच इस केस की जांच करती है। रोजर थॉमस कहता है कि उसके पिता की नकली सिग्नेचर कर उनकी प्रॉपर्टी जोली ने अपने नाम कर ली है। इस पर कुछ अधिकारियों ने कहा कि इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिलने की वजह से पुलिस का टाइम बर्बाद कर रहा है, परंतु जब रोजर थॉमस ने अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को दिखाई तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सस्पिशियस लगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस की बात लिखी हुई थी। रोजर थॉमस बताता है जिस प्रकार रॉय की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, उसी प्रकार उसके परिवार के तकरीबन 5 लोगों की मौत रॉय थॉमस की तरह हुई, परंतु उन 5 मौतों की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए केरल क्राइम ब्रांच केवल रॉय थॉमस की हत्या का केस की जांच शुरू कर देती है। क्राइम ब्रांच के सामने केवल 2 ही सस्पेक्ट, जोली थॉमस, नया पति साजू। इसके बाद केरल क्राइम ब्रांच जोली थॉमस के बारे में इंक्वायरी करते हुए उसके कॉलेज पहुंच जाती है, जहां वो प्रोफेसर। NIT कॉलेज के प्रिंसिपल से जब जोली के बारे में पूछते हैं तो प्रिंसिपल कहता है कि जोली नाम की कोई भी लेक्चरर यहाँ पर नौकरी नहीं करती। और NIT कॉलेज लाइब्रेरियन पुलिस को बताती है कि जोली लगातार 17 सालों से लाइब्रेरी में किताब पढ़ने आती रहती थी। क्राइम ब्रांच की टीम हैरान हो जाती है। लगातार 17 सालों से परिवार वालों से NIT कॉलेज में पढ़ाने का झूठ जोली का पकड़ा गया। जोली को क्राइम ब्रांच बुला लिया जाता है और पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करते हैं, परंतु जोली ने जब हत्याओं के समय जो बयान दिया था और क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने आज जो बयान लिया था, उन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। इस पर पुलिस अधिकारियों को और भी ज्यादा जोली पर शक बढ़ गया। इसके बाद जोली को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमने कॉलेज में पढ़ाने का झूठ क्यों बोला। इस पर जोली कहती है कि उसने अपने परिवार से कभी भी ये नहीं कहा था कि वे NIT कॉलेज में लेक्चरर है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने रॉय थॉमस की मौत के बारे में पूछा। जब पुलिस अफसरों ने जोली से कठोरता से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने रॉय थॉमस की हत्या के जुर्म को कबूल कर लिया और कहा कि उसने ही रॉय थॉमस को जहर दिया। पुलिस क्राइम ब्रांच को लग रहा था कि हो ना हो जोली ने ही परिवार के सभी लोगों की हत्या की है, परंतु जोली इन हत्याओं से बार बार इनकार कर रही थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच अदालत में थॉमस परिवार की लाशों को खोदने की पिटीशन फाइल कर देती है। कुछ दिन बाद अदालत इस पिटीशन के आधार पर लाशों को खोदने की इजाजत दे देती है। साल 2019 में पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीम कोडनचेरी के लूड्स मठ के चर्च और सेंट मेरी फॉरेन चर्च के कब्रिस्तान पहुंच जाती है और लाशों की खुदाई करती है। फोरेंसिक टीम इन लाशों से जांच के लिए सैंपल लेती है और वैज्ञानिक जांच के लिए इन सैंपलों को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। फोरेंसिक टीम के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इन लाशों को करीबन 17 साल हो चुके थे। इतने लंबे समय अंतराल के बाद लाशों में केवल कंकाल ही थे। फोरेंसिक टीम जांच शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट से पता लगा कि सभी लोगों को साइनाइड जहर दिया गया है, वे भी बहुत कम मात्रा में, ताकि किसी को शक ना हो।
अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि थॉमस परिवार के सभी सदस्यों को स्लो पॉइजन दिया गया था। अब ये किसने दिया था, कैसे दिया था, इस बात की क्राइम ब्रांच टीम पता लगाने के लिए जोली से कठोर तरीके से पूछताछ कर। इस बार जोली टूट जाती है। उसके बाद जोली की लिखी हुई डायरी, जिसमें उसने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की कहानी लिखी हुई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक, ईर्ष्या और लालच से भरी थी। क्राइम ब्रांच के अफसर जोली से हत्या के बारे में पूछते हैं। जोली ने बताया कि रॉय थॉमस और जोली की शादी 1997 में हुई थी। पहली बार घर आई थी तो उसने देखा कि अनम्मा थॉमस एक रिटायर स्कूल टीचर थी। घर में अक्सर पैसों का लेन देन अनम्मा थॉमस ही करती थी। इसको कितना पॉकेट मनी देना है और घर के सारे खर्चे अनम्मा थॉमस चलाती थी। एक प्रकार से कहे कि थॉमस परिवार की कैशियर थी जोली, जो कि हद से ज्यादा खर्च करती थी। इस पर कई बार अनम्मा थॉमस ने उसे बोला भी था कि तुम पैसों को हद से ज्यादा खर्च करती हो। अनम्मा थॉमस ने जोली के पिता से भी पैसे ज्यादा खर्च करने की बात कही, पर जोली ने पिता की बात नहीं सुनी। 2002 में जोली सास अनम्मा थॉमस को मारने का निर्णय ले लेती है। हर रोज उसके भोजन में कम मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अनम्मा थॉमस बीमार रहने लगी और एक दिन लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और अनम्मा थॉमस को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर कारण बताते हैं कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जोली थॉमस के रास्ते में जो भी उसे परेशानी देता वे उसकी हत्या कर देती थी। अगला नंबर उसके ससुर टॉम थॉमस का था। टॉम थॉमस ने अपनी जायदाद की वसीयत 3 हिस्सों में करना चाहता था। इस बात का जब जोली को पता लगा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे हर रोज कॉफी या फिर खाने में साइनाइड जहर मिलाकर देती रही। साल 2008 का समय था। एक दिन टॉम थॉमस घर पर था और उसे अचानक चक्कर और घबराहट आने लगे। जोली उसे अस्पताल ले जाती है और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर मौत का कारण हार्ट अटैक बताते हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी कहते हैं कि चलो, तुमने सास ससुर को पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, पर तुमने अपने पति को क्यों मारा? जोली थॉमस बताती है कि पति रॉय थॉमस उसके ऊपर शक करने लग गया था। उसे पता चल गया था कि उसका किसी के साथ अफेयर था। इस बात पर उन दोनों में हर रोज झगड़ा होता, इसलिए उसने धीरे धीरे साइनाइड जहर देकर उसे भी साल 2011 में मार दिया। उसके बाद उसने अंकल मैथ्यू को, जो कि रॉय की मौत का इंक्वायरी करवाना चाहता था। जोली डर गई। उसे डर था कि कहीं उसका राज ना खुल जाए। मैथ्यू को कभी शराब में तो कभी खाने में साइनाइड जहर मिलाकर देती रही। 2014 में उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद जोली बताती है कि साजू उसे शादी के वक्त से ही अच्छा लगता था। वे साजू से शादी करना चाहती थी, परंतु साजू की पहले ही शादी हो चुकी थी और एक बच्ची भी थी। इसलिए उन्होंने 2014 में अल्पाइन, जिनकी उम्र 2 साल की थी, जन्मदिन पर कोल्ड ड्रिंक में साइनाइड का डोज देकर अल्पाइन की भी हत्या कर दी। उसके बाद फिर 2016 में उसने साजू की पत्नी फिली के एक दिन दांत में दर्द हो रहा था तो वह उसे लेकर डेंटिस्ट क्लिनिक गई, जहां उसे पानी में मिलाकर साइनाइड जहर दे दिया था, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी और कारण था हार्ट अटैक से। अब सवाल यह था कि उसको साइनाइड किसने दिया और किसने बताया था कि कितनी मात्रा से लोगों की धीरे धीरे मौत होती है। शुरुआती जांच में पुलिस को साजू जकारिया पर शक था, परंतु जब क्राइम ब्रांच जब जांच करती है तो पता चलता है कि जोली का शादी से पहले एक रिश्तेदार MS मैथ्यू से अफेयर था। पुलिस को जोली थॉमस की कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिलता है जो कि MS मैथ्यू का था। क्राइम ब्रांच पुलिस MS मैथ्यू को पूछताछ के लिए थाने बुला लेती है। पुलिस MS मैथ्यू से हत्याओं के बारे में पूछताछ करती है। कड़ी पूछताछ के बाद MS मैथ्यू बताता है कि उसने ही जोली को साइनाइड जहर उपलब्ध कराया था, क्योंकि MS मैथ्यू एक ज्वेलरी स्टोर का मालिक था। जोली ने धीरे धीरे MS मैथ्यू से नजदीकी बना ली थी। एक दिन MS मैथ्यू से साइनाइड जहर मांग लेती है। मैथ्यू उससे पूछता है कि साइनाइड जहर का तुम क्या करोगी? इस पर जोली थॉमस कहती है कि उसके घर में बहुत सारे चूहे रहते हैं, वे उनको मारना चाहती है। MS मैथ्यू अपने एक दोस्त सुनार प्राजी से 5000 और 2 शराब की बोतलों में साइनाइड जहर खरीद लेता है। मैथ्यू ने उसे नहीं बताया था कि वो साइनाइड जहर जोली को चाहिए था। उसने कहा कि उसे कुछ निजी इस्तेमाल के लिए चाहिए। मैथ्यू ने जोर देकर कहा कि वे जोली के इरादों से अनजान था, लेकिन जब उसकी सास की मौत होती है तो MS मैथ्यू को जोली पर शक होता है और वे जोली से पूछता है कि तुमने अपनी सास को क्यों मारा, परंतु जोली उसे ब्लैकमेल करने लगती है
और कहती है कि तुम भी कत्ल में इतने ही भागीदार हो जितना कि मैं। उसके बाद केरल क्राइम ब्रांच MS मैथ्यू और फराजी सुनार को गिरफ्तार कर लेती है और जोली थॉमस को जेल भेज देती है। बताया जाता है कि साल 2019 में जोली थॉमस ने जेल में रहकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। मौके पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया और आज जोली थॉमस केरल के एक जेल में सजा काट रही है। आज की क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम घटना के साथ नई वीडियो में। शुक्रिया।